नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कल CHO भर्ती की कुछ लिस्टें जारी हुई, जिसमें जो अभ्यर्थी थे, जो रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनको जनरल में शामिल किया। इसके अलावा PH कैटेगरी, OBC, डाइवोर्स इनको भी और EWS कैटेगरी को भी जनरल में शामिल किया। काफी कैंडिडेट्स को यहां पर बाहर भी कर दिया। तो दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्या हो गया। तो आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, साथ ही किन अभ्यर्थियों को आपत्ति लगानी है, किस अभ्यर्थी को आपत्ति नहीं लगानी है, उसका भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल 603 नंबर लेटर निकाला मुख्यालय की ओर से, जिसमें बताया गया कि कुल 7810 पदों के लिए जो है स्क्रीनिंग का प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया था 16 जनवरी को। और जिनका 16 जनवरी को जो रिजल्ट जारी किया गया था और जिन अभ्यर्थियों के नाम थे, उनका 6 संभाग मुख्यालय जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा मुख्यालय पर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने थे, और इसमें जैसा कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी दस्तावेज अपलोड करने की, उसके अनुसार यहां पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। इसके अलावा यहां पर 5 से 6 परिशिष्ट जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज के कारण जो है अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। साथ ही स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित विभाग से वेरिफिकेशन करवाने के कारण इनका जो रिजल्ट है वो होल्ड किया गया। इसके अलावा इन जो अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आउट हुई है, इन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, इन्हीं को आपत्ति लगानी है। इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति नहीं लगा सकता। और जो आपत्ति है वो लगाने का समय जो ग्रीवेंस पोर्टल rajswasthya.nic.in पर लगानी है, 14 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति यहां पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मैं बता दूं, विभाग ने स्पष्ट बताया था कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो आपको 25 सितंबर 2020 तक के जो गाइडलाइन थी उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो। ओनली 25 सितंबर 2020 तक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही अपलोड करने थे। अगर आपने नया अपलोड कर दिया तो आपको सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा पहले आपको सस्पेंड नहीं कर रखा था, जब ये लिस्ट आई तो आपका इस लिस्ट में नाम था। तो दोस्तों, काफी यहां पर महत्वपूर्ण जो है यहां पर जो है रिजल्ट जारी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली जो लिस्ट है इसमें यहां पर लिखा गया है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित आरक्षण प्रवर्ग में तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण समुचित दस्तावेजों के अभाव में CHO पद हेतु उन्हें जो अनारक्षित वर्ग है उसमें शामिल किया, यानी कि जनरल कैटेगरी में इनको शामिल किया। मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा था कि आपको जो आपकी जो कैटेगरी है, चाहे वो OBC हो, MBC हो, EWS हो या कोई भी कैटेगरी हो, आपने निर्धारित स्थिति थी जो यहां पर बताई गई थी दोस्तों, साफ साफ। ऐसा ही दोस्तों, आप गाइडलाइन अब देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कोई भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है, तो आप 26 सितंबर तक का ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होगा। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा था पॉइंट नंबर 20। इसी को आधार मानते हुए इन्होंने जो पहली लिस्ट जारी की थी, जो विभिन्न रिजर्वेशन कैटेगरी से आवेदन किया था अभ्यर्थी ने और उनको जनरल में शामिल किया है, तो 26 सितंबर के बाद का अगर आपका कोई प्रमाण पत्र बना हुआ था तो आपको उस कैटेगरी का लाभ यहां पर नहीं दिया गया। यानी कि अगर 26 सितंबर, मैं बता दूं, जैसे कि मैं हूं, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपलोडिंग के समय मैंने 26 सितंबर के बाद का अपना जो, मैं OBC NCL से हूं जैसे कि, और मैंने 26 सितंबर के बाद का जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया, यानी कि मैंने जनवरी 2021 में जाति प्रमाण पत्र बनवाया OBC NCL का, वो अपलोड किया। तो या तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया, या अगर सस्पेंड नहीं किया तो इस लिस्ट में जो मैंने मेरे को यहां पर शामिल कर लिया, यानी कि जनरल में शामिल कर लिया। यानी कि दोस्तों, अगर आपने
26 सितंबर के बाद कोई भी जाति प्रमाण पत्र इश्यू हुआ, जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है, तो आपको यहां पर जनरल कैटेगरी में शामिल किया है, यानी कि जो आपने रिजर्वेशन कैटेगरी में आवेदन किया था उसका यहां पर लाभ आपको कतई नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अमूमन भर्तियों में यह होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आपने कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो वो वैलिड रहता है, लेकिन सीएचओ भर्ती 2020 में यहां पर अभ्यर्थियों को सस्पेंड कर दिया या जनरल कैटेगरी में यहां पर शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो काफी 16 पेजेस की यहां पर लिस्ट जारी की है डिपार्टमेंट ने। तो दोस्तों, लगभग 3 पेजेस की तो वो लिस्ट, 3 से 4 पेजेस की तो जो ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी या किसी रिजर्व कैटेगरी से आवेदन किया और दस्तावेज 26 सितंबर के बाद के होने के कारण इनको जनरल कैटेगरी में यहां पर शामिल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पेजेस की ऐसी लिस्ट है जो जनरल कैटेगरी में शामिल की है, यानी कि इनको आपत्ति लगानी है। मैं बता दूं, इस लिस्ट में जिन जिन का रोल नंबर है सिर्फ और सिर्फ आपत्ति इन्हीं लोगों को लगानी है, इसके अलावा किसी भी को यहां पर आपत्ति नहीं लगानी। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी से आवेदन किया और जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया। अब बात करते हैं जो डाइवोर्स कैटेगरी, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका डाइवोर्स जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन था और इन्होंने सीएचओ भर्ती 2020 में आवेदन करते समय जो अपनी कैटेगरी है वो डाइवोर्स दिखा दी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप डाइवोर्स से कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो आपके पास जो आपकी डिग्री है डाइवोर्स की वो होनी अनिवार्य है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर डिग्री नहीं है तो आप यहां पर डाइवोर्स कैटेगरी में शामिल नहीं किए जाते और आपको यहां पर बाहर कर दिया। अगर आपके पास डिग्री है डाइवोर्स की फिर भी अगर आपको बाहर कर दिया तो आपको आपत्ति लगानी है। आप आपत्ति यहां पर 14 मार्च तक लगा सकते हैं। इसके अलावा पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि नर्सिंग भर्तियों में चाहे वो किसी भी प्रकार की नर्सिंग भर्ती हो, चाहे एएनएम जीएनएम हो, सीएचओ हो या मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई दूसरी जो भर्तियां हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्तियां हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ पीएच कैटेगरी में उन्हीं कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता है जो 1 लाख कैटेगरी से, जो 1 लाख से दिव्यांग है, यानी कि 1 लाख श्रेणी के पीएच है उन्हीं को शामिल किया जाएगा। अगर आप एक पैर के अलावा किसी भी श्रेणी से दिव्यांग हैं तो आपको पीएच कैटेगरी में यहां पर शामिल नहीं किया जाता। मेडिकल डिपार्टमेंट ने, मैं बता दूं, नर्सिंग भर्ती 2018 में भी ऐसा ही दोस्तों केसेस काफी हुए हैं जो 1 लाख के अलावा भिन्न श्रेणी से के दिव्यांग था जिनको यहां पर पीएच कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया और उनको बाहर कर दिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं पीएच कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों या उन्हीं कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता है जो कि 1 लाख एक पैर से दिव्यांग है। अगर आप एक पैर से अलावा दिव्यांग है, एक पैर से भिन्न दिव्यांग है, तो आपको पीएच कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। अगर आपके पास 1 लाख श्रेणी का दिव्यांगता सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर आपत्ति लगा सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी काफी कैंडिडेट्स को बाहर किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से काफी कैंडिडेट्स को बाहर किया गया। तो मैं बता दूं, अगर ये दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कि 26 सितंबर तक ही आपका चाहे वो जाति प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड रहेगा। अगर आपने 26 सितंबर 2020 के बाद का जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको ने अपलोड किया है तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट ने गलत किया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक का जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उनसे आप राय मशवरा ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं और इनको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की। एक्स सर्विसमैन का कोई भी कैंडिडेट सीएचओ भर्ती में नहीं था, लेकिन आपको पता है कि राज्य स्वास्थ्य की जो साइट जो डिजाइन यहां पर की गई थी फॉर्म फिलअप की, आपको भी पता है वो कैसी चल रही थी, जिसके कारण बाय मिस्टेक कुछ अभ्यर्थियों के हमें भी पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि सर मैंने फॉर्म भरा था ओबीसी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से
या किसी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से, लेकिन नेट नहीं चलने की वजह से या साइट नहीं चलने की वजह से या सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में टिक हो गया और फॉर्म फिल हो गया। तो अब क्या करूं? तो दोस्तों मैं बता दूं, यहां पर आपको जरा भी पैनिक नहीं होना है। आप एफिडेविट लगा सकते हैं। अब अगर ग्रीवेंसेस में आप ग्रीवेंस डालें या परिवेदना लगाएं तो कि गलती से जो है वो टिक मार्क हो गया, मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं हूं, जो आपकी संबंधित कैटेगरी है वो यहां पर आप शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से। स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्यों यहां पर बाहर किया है? अब स्पोर्ट्स कैटेगरी से क्यों बाहर किया मैं बता दूं। स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपने आवेदन किया और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के समय आपने जो संबंधित दस्तावेज है वो यहां पर आपने प्रोवाइड नहीं करवाया, अपना प्रमाण पत्र प्रोवाइड नहीं करवाया, या आप जो निर्धारित जो लिमिट है कि राज्य स्तरीय या अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तरीय जो खिलाड़ी है वो होना चाहिए, ग्रेडिंग यहां पर तय की गई है। दोस्तों मैं बता दूं, नर्सिंग भर्ती 2018 में भी ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, कौन कौन से जो गाइडलाइन है उसमें किस प्रकार के खिलाड़ियों को यहां पर शामिल किया है। तो दोस्तों पहले मैं वो आपको लेटर दिखा देता हूं जिसमें वल्लेग श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहां पर नर्सिंग भर्ती 2018 में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर विभाग ने कहा है कि पदों का लाभ लेने के लिए जो है कैंडिडेट्स हैं वो वनलैंग श्रेणी में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो वनलैंग श्रेणी से नहीं है, भिन्न श्रेणी से, जैसे कि बहुत लेग, बहुत आर्म, ओएल, ओए की श्रेणी से दिव्यांग है, तो वो क्या है कि उन अभ्यर्थियों को नर्सिंग जो भर्ती है वो उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जीवन रक्षा बड़ा यहां पर कारण है जिसकी वजह से इनको यहां पर नहीं लिया जाता। ओनली वनलैंग श्रेणी के अभ्यर्थियों को यहां पर शामिल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि वनलैंग श्रेणी के अभ्यर्थियों को यहां पर शामिल किया जाता है। अगर कोई वनलैंग श्रेणी से भिन्न है तो इसको यहां पर शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों बड़ा कारण यहां पर है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी का बताऊंगा कि क्यों आपको बाहर किया है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या होता है, किस प्रकार से अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, आइए जान लेते हैं। नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर यहां पर एक स्पष्ट आदेश निकाले हैं कि अभ्यर्थी ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, एमबीसी एनसीएल में खिलाड़ी कोटे से आवेदन किया और उनके पास नवोदय विद्यालय समिति का प्रमाण पत्र था कि उन्होंने एथलीट में भाग लिया। और यहां पर मैं बता दूं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 2% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, लेकिन किन को दिया जाता है मैं बता दूं, इस हेतु विज्ञप्ति में उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान राज्य के ऐसे खिलाड़ी से हैं जिन्होंने, सबसे पहले दोस्तों कंडीशन आप सुन लीजिए कि किन खिलाड़ियों को बेनिफिट यहां पर 2% रिजर्वेशन का दिया जाता है। सीएचओ भर्ती में भी दोस्तों सेम है, रिजर्वेशन 2% दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। कौन से खिलाड़ियों को दिया जाता है आप देख सकते हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करता हो। कौन से खेल में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होना चाहिए जिसमें या तो खुद या टीम की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करता हो, या इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खुद या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एवं संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खुद या टीम स्पर्धा में कोई मेडल जीता हो, या इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खुद या टीम में मेडल जीता हो। तो दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी अलग से नियम बनाए हैं। 2%
मैं बता दूं स्पोर्ट्स कैटेगरी में रिजर्वेशन है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को है जो यहां पर मैंने आपको कंडीशन बताई, 4 कंडीशन है, इसमें से अगर आपने एक भी फुलफिल की है तो आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा। अगर आपने ये चारों जो मैंने अभी कैटेगरी बताई है फुलफिल की है, पूरी की है, फिर भी आपको इस लिस्ट में शामिल किया है, तो आप जो है अपनी जो प्रीवेदना है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर किसी अभ्यर्थी को बाहर किया है और अभ्यर्थी ने ये चारों कंडीशन फुलफिल की है, 4 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल की है, पूरी की है, तो वो ग्रीवेंस जो प्रीवेदना है वो लगा सकता है 14 मार्च तक। दोबारा बता देता हूं, स्पोर्ट्स कैटेगरी में 2% का आरक्षण है। किसको है? सबसे पहला, या तो आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त खेलकूद के कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में या तो खुद या टीम के माध्यम से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व आपने किया हो, या इंडियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल्स गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में या तो खुद या भारतीय टीम का आपने प्रतिनिधित्व किया, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एवं संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में या तो खुद या टीम स्पर्धा में आपने मेडल जीता हो, या आपने इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खुद या टीम स्पर्धा में मेडल आपने जीता है, तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के 2% रिजर्वेशन में आप सहभागी होंगे और आपको स्पोर्ट्स कोटे का जो है लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं की या एक भी कंडीशन, तो आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा और स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपने कोई कंडीशन फुलफिल की है और आपको बाहर किया तो आप प्रीवेदना यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ जो विभिन्न कारणों से बाहर किया गया है, जैसा कि स्पोर्ट आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी, स्पोर्ट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी, टीएसपी कैटेगरी। अगर आपने टीएसपी एरिया से आपने आवेदन किया है और अपलोडिंग के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने टीएसपी एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है, 26 सितंबर 2020 तक बना हुआ, तो आपको यहां पर बाहर किया गया है। शहरिया कैटेगरी से इस प्रकार विभिन्न कारणों से काफी कैंडिडेट्स को यहां पर बाहर किया गया है, आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर पात्र नहीं माना गया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया, उन्हें समुचित दस्तावेजों के अभाव में संविदा सीएचओ पद से पात्र नहीं माना है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो निर्धारित जो पैरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं आरएनसी और आरबीएम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना था, लेकिन नॉट रजिस्टर्ड इन आरएनसी और आरबीएम एज पैरा 1.17। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं पैरा नंबर 1.17 है क्या। मैं देख सकते हैं आप यहां पर पैरा नंबर 1.17 मैं बता देता हूं दोस्तों, पैरा नंबर 1.17 पैरा नंबर 1.17 था कि वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरएनसी और आरबीएम। कैंडिडेट्स को क्या करना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आरएनसी और आरबीएम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2020 तक या उससे पूर्व की तिथि का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि आरएनसी और आरबीएम जो सर्टिफिकेट है वो 26 सितंबर तक या उससे पहले का होना चाहिए, इसके बाद का है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही इन्होंने कहा है परंतु यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उक्त तिथि के बाद की दिनांक को जारी हुआ है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के साथ 26 सितंबर 2020 तक या उससे पूर्व की आरएनसी और आरबीएम में आवेदन प्रस्तुत करने की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन्होंने दोस्तों आपको 2 रास्ते बताए थे कि आरएनसी और आरबीएम आपके पास सर्टिफिकेट है 26 सितंबर तक का है या उससे पहले का, तो अब वो वैलिड रहेगा। अगर आपके पास आरएनसी आरबीएम सर्टिफिकेट नहीं है और आपने आरएनसी और आरबीएम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है 26 सितंबर के पहले, तो वो आपको स्लिप प्रोवाइड करवानी थी, तब भी आप वैलिड थे।
इसके अलावा इन्होंने कहा है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में एक रिट पिटीशन दायर हुई थी 13,299/2017 मंजू देवी व अन्य बनाम राजस्थान में दिनांक 18 दिसंबर 2017 में एक निर्णय पारित हुआ। आरएनसी और आरबीएम में आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक संविदा सीएचओ भर्ती 2020 की दिनांक 10 नवंबर 2020 को मान्य होगा और इसी रसीद के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको कुल मिलाकर 10 नवंबर तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया या आपके पास रसीद थी तो आपका जो है आरएनसी और आरबीएम सर्टिफिकेट वैलिड था। अगर आपने इस निर्धारित डेट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको यहां पर इस लिस्ट में रखा गया है। अगर आपने करवा लिया फिर भी आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप ग्रीवियंस पोर्टल पे अपनी जो शिकायत है, परिवेदना है, वो डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी हैं इनको अन्य रीजनों से बाहर किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉट एलिजिबल बोथ लेग। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि नर्सिंग भर्ती 2018 में या नर्सिंग की जो जितनी भी जो भर्तियां हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की हो, नर्सिंग भर्ती हो, एएनएम, जीएनएम हो, सीएचओ हो, उनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाता है जो वन लेग यानी कि एक पैर की श्रेणी से दिव्यांग है। अगर आप एक पैर से अलावा दिव्यांग है तो आपको यहां पर नहीं लिया जाता। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को जनरल में शिफ्ट किया है। इसके अलावा बीएल, पीपीआरपी लोअर दिम मोर देन 40% है। मैं बता दूं अगर पीएच कैटेगरी में उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाता था जो 40% से अबाउ वन लेग श्रेणी से दिव्यांग है। अगर आप भिन्न श्रेणी से दिव्यांग हैं तो आपको पीएच कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता, जिसके कारण इनको काफी कैंडिडेट्स को बाहर किया है। नर्सिंग भर्ती 2018 हो, चाहे सीएचओ भर्ती 2020 हो, चाहे अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्तियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है पीएच कैटेगरी में जो वन लेग श्रेणी से दिव्यांग हो और मोर देन अगर 40% है तो उनको यहां पर शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो राजस्थान के निवासी इन्होंने बताए थे आवेदन के समय, परंतु स्थायी पता राजस्थान के बाहर के होने के कारण आवेदित आरक्षण वर्ग में संबंधित जो दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए और जिसके कारण अभ्यर्थी जो अपनी पात्रता के कारण वंचित रह गए, जिसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थी समुचित कारण बताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि इन्होंने आवेदन किया, राजस्थान का एड्रेस लगाया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो आप प्रूफ वहां पर प्रोवाइड नहीं करवा पाए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परिवेदना लगाकर जो अपना समुचित कारण बता सकते हैं कि किस कारण वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो आप अपनी परिवेदना यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो आप देख सकते हैं रोल नंबर स्क्रीन पे, जो संविदा सीएचओ भर्ती 2020 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर बेंच में अपील दायर कर रखी है कुछ अभ्यर्थियों ने, जिनकी रिट पिटीशन भी आप देख सकते हैं। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 8-10 रिट पिटीशन है जो न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी, यानी कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा उनके अधीन इनका परिणाम रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर पेंडिंग रखा गया। पेंडिंग किस कारण से रखा गया वो यहाँ पर शो नहीं किया गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक बिंदु आपका जो है वो यहाँ पर जो कारण है, आपकी जो ग्रीवेंसेज है, आपकी जो शिकायत है वो दूर करने की कोशिश की है। यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना न भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आपके पास मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।